Dear students, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मिराकल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम फर्स्ट ईयर की माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्थैतिक व प्रायोगिक विधियाँ, दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक मेथड्स, और उनका पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्थैतिक व प्रायोगिक विधियाँ क्या हैं? ये आर्थिक विश्लेषण की 3 विधियाँ दी हुई होती हैं, जिसमें पहला है स्थैतिक विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस, दूसरा है तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण यानी कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, और तीसरा है प्रायोगिक विश्लेषण यानी डायनामिक एनालिसिस। तो इसमें आज हम फर्स्ट 2 पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक एनालिसिस यानी स्टैटिक विश्लेषण, और दूसरा है तुलनात्मक स्टैटिक विश्लेषण। प्रायोगिक विश्लेषण हम पार्ट 2 में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्थैतिक विश्लेषण के ऊपर। स्टैटिक विश्लेषण, इसको थोड़ा सा हम आगे ले चलें। स्थैतिक विश्लेषण, स्थैतिक विश्लेषण अथवा स्थैतिकी, इसको स्टैटिक्स भी बोलते हैं, स्थैतिकी भी बोलते हैं। स्थैतिक विश्लेषण का संबंध एक विशिष्ट समयावधि में विशेष चल राशियों के संतुलन मूल्यों से होता है। इसे समय रहित यानी टाइमलेस विश्लेषण भी कहा गया है। स्थैतिक विश्लेषण में संतुलन के नियमों यानी लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम का अध्ययन किया जाता है। स्मरण रहे, यह संतुलन एक स्थिर किस्म का संतुलन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी इसमें कोई हलचल पैदा होती है तो यह पुनः अपने आप स्थापित होने का प्रयास करता है। स्थैतिक विश्लेषण के उदाहरणों में हम ले सकते हैं, जैसे मांग व पूर्ति वक्रों को प्रभावित करने वाले तथ्यों को स्थिर मान लेते हैं, जैसे मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जनसंख्या का आकार, आय, रुचि, वस्तुओं की कीमतें आदि स्थिर मान लिए जाते हैं। इसी प्रकार पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जैसे प्राकृतिक साधन, जनसंख्या, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि को स्थिर मान लिया जाता है, और इन विभिन्न तत्वों को स्थिर मानकर ही संतुलन कीमत यानी इक्विलिब्रियम प्राइस का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसी पर बात करें। यहाँ पर हम मांग व पूर्ति को प्रभावित करने वाले तथ्यों को स्थिर मान लेते हैं, जैसे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जनसंख्या, आय, रुचि आदि स्थिर मान लिए जाते हैं। इसी प्रकार पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जैसे प्राकृतिक साधन, जनसंख्या, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि को स्थिर मान लिया जाता है, तथा संतुलन की कीमत का यानी इक्विलिब्रियम प्राइस का अध्ययन किया जाता है। यह एक स्थिर संतुलन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यदि इसमें कोई हलचल पैदा होती है तो यह पुनः स्थापित होने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं कि यह स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग। अर्थशास्त्र में एक निश्चित समय पर मांग व पूर्ति की अनुसूचियों के दिए होने पर कीमत निर्धारण, वस्तु की कीमत निर्धारण स्थैतिक विश्लेषण में आता है। इसके अतिरिक्त उपयोगिता ह्रास नियम, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत व कीन्स का राष्ट्रीय आय का निर्धारण का विश्लेषण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर मार्शल का अधिकांश विश्लेषण स्थैतिक ही रहा है, हालांकि उन्होंने कीमत सिद्धांत व अल्पकाल दीर्घकाल में समावेश करके प्रायोगिक सिद्धांत की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास
किया है। तो इसका हम इसमें देखते हैं इस डायग्राम में कि ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। इस एक्सिस पर मांग व पूर्ति की मात्राएं हैं, इस एक्सिस पर कीमत है, और ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक समय विशेष की चर्चा कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि इस स्थैतिक विश्लेषण की मर्यादाएं क्या हैं। उससे पूर्व हम ये बात करें कि ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है ये स्टैटिक है, और अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो वो फाइनली वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लौट आता है। हाँ, अब इस विश्लेषण की मर्यादाओं पर हम बात करें कि आर्थिक विकास को समझने में ये अनुपयुक्त है। किस प्रकार से? ये वास्तविकता से कुछ दूर होता है। आजकल आर्थिक विकास आदि के अध्ययन का महत्व बढ़ गया है, जिसमें प्रायोगिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा इसका जो शॉर्टकमिंग है वो है कि विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में अनुपयुक्त, जैसे कि तो स्थैतिक विश्लेषण का अर्थशास्त्रीय अध्ययन में सहायक होता है, लेकिन नीति निर्धारण में प्रायोगिक विश्लेषण का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो स्टैटिक विश्लेषण का अपना महत्व है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीति निर्धारण की बात करें तो उसमें प्रायोगिक अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र को नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट विश्लेषण की जो पद्धति है वो है तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। अभी तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण क्या है? इसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन यानी फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम पर जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। ये स्थैतिक व प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था होती है। इसमें परिवर्तन के मार्ग यानी पाथ ऑफ चेंज पर कोई विचार नहीं किया जाता है। रिचर्ड लिप्से ने इसमें बताया कि इसमें हम एक संतुलन की स्थिति से प्रारंभ करते हैं और अध्ययन किए जाने वाले परिवर्तन का समावेश करते हैं। नई संतुलन की स्थिति निर्धारित की जाती है और इसकी तुलना प्रारंभिक स्थिति से की जाती है। इसी प्रकार मार्शल ने कीमत सिद्धांत में तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का उपयोग किया है। स्थैतिक विश्लेषण में मांग, इसी को पेज को आगे बढ़ाते हुए, मार्शल ने कीमत सिद्धांत में तुलनात्मक स्थैतिक का विश्लेषण का उपयोग किया है। इसमें मांग व पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन होने दिया जाता है और नए संतुलन की तुलना पुराने संतुलन से की जाती है। इसको हम इस डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं कि ये इधर मांग और पूर्ति की मात्राएं हैं, इधर वस्तु की कीमत है। ये एक इनिशियल इक्विलिब्रियम है, लेकिन जब किसी वजह से मांग बढ़ती है तो शॉर्ट टाइम में सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, तो एक नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, वो E1 है। अब हम तुलना करते हैं E और E1 में कि E पर कितनी कीमत थी और कितनी मांगी गई मात्रा थी, और E1 पर कितनी कीमत है और कितनी मांगी गई मात्रा है। तो ये E और E1 की जो तुलना की जाती है इसे हम तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण कहते हैं। तो ये तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण जो है वो दो समय बिंदुओं पर किया जाने वाला विश्लेषण है और उनकी तुलना की जाती है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो इसके तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण की जो मर्यादाएं हैं वो इस प्रकार हैं कि आर्थिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। इसकी जो मर्यादा है वो है कि ये आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। यानी स्थैतिक विश्लेषण की भांति तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण भी आर्थिक उतार चढ़ावों व
आर्थिक प्रगति के अध्ययन में सहायता नहीं कर सकता, अतः इसका भी सीमित प्रयोग ही होता है। और दूसरा है कि आर्थिक परिवर्तन के मार्ग पर विचार नहीं करता, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यह परिवर्तन के मार्ग यानी पाथ ऑफ चेंज का अध्ययन नहीं करता, जो बहुत आवश्यक होता है। यह केवल एक संतुलन के स्तर की तुलना दूसरे संतुलन से कर सकता है। आई होप आपको ये दोनों एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक एनालिसिस का अध्ययन करेंगे पार्ट 2 में। सो थैंक यू सो मच।